अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, प्रेसिडेंट ट्रंप ने H1B वीज़ा के लिए $1 लाख की फीस रखी है और इसके रिन्यूअल की भी $1 लाख की फीस है। इसका ज़्यादा असर इंडियन लोगों के ऊपर पड़ता है क्योंकि H1B का वीज़े का सबसे ज़्यादा फ़ायदा इंडियंस को होता था, क्योंकि अमेरिका में चाइना और इंडिया के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा जाते हैं, चाइना और इंडिया के एम्प्लॉइज़ सबसे ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि जिस किस्म की क्योंकि ज़्यादातर टेक्नोलॉजी में होते हैं, आईटी वगैरह के हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो ये टेक्नोलॉजी के जो स्किल्ड लेबर है ना, वो ज़्यादा चाइना और इंडिया के पास है। तो इसका नुकसान कह रहे हैं कि इंडिया को ज़्यादा होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका नुकसान नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि अज़ीज़ दोस्तों, जब मेरी एक जगह बात हो रही थी तो उसने मुझे बड़ी दिमाग की बत्तियां जलाने वाली बात कर दी। उसने कहा कि देखें, इंडियन स्टूडेंट आते हैं चाइना अमेरिका में, चाइना के स्टूडेंट आते हैं, पढ़ के आते हैं अपने अपने देश से, और फिर हायर एजुकेशन या जॉब के हवाले से आते हैं। तो चाइना के स्टूडेंट के जो जॉब करते हैं वो कुछ अरसे बाद सारी चीज़ें सीख के यहाँ से काफ़ी चीज़ें अंदर ले के चाइना चले जाते हैं, जिसकी वजह से चाइना में बहुत ज़्यादा तरक्की होती है। भाई, चाइना के मोबाइल ले लें, चाइना की मिसाइल टेक्नोलॉजी ले लें, चाइना के डिफेंस इक्विपमेंट्स ले लें, चाइना हर लिहाज से टेक्नोलॉजी के हवाले से, हेल्थ सेक्टर में, दूसरी चीज़ों में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इसलिए तरक्की कर रहा है कि इनके लोग देशभक्त होते हैं और ये वापस चाइना जाके अपना जितना सीखा हुआ, जितना हासिल किया हुआ जो होता है वो अपने देश में लगाते हैं। हमारे इंडियन भाई साहब का ये होता है कि वो वफादारी शो करते हैं कि नहीं, हम बड़े ऑनेस्ट हैं, वी इंडियंस आर ऑलवेज ऑनेस्ट, हम जिसके लिए काम करते हैं उसके वफादार रहते हैं। जैसे ऋषि सुनक के, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर है, उसका इंडिया से कोई उल्टा डरता था। बोरिस जॉनसन खुल के इंडिया से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करता था, ये स्टारमर ने एग्रीमेंट कर लिया, ये नहीं कर रहा था क्योंकि ये हम तो इंडियन ओरिजिन के हैं ना, हम हिंदू हैं ना, तो फिर हम पे इल्ज़ाम लगेगा कि हम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो इंडियन लोग जाते हैं ना, वो जो इंडिया से भी सीख के गए होते हैं वो उस कंट्री के लिए लगा देते हैं। जैसे सुंदर पिचाई है, जैसे वो माइक्रोसॉफ्ट का है नाम, क्या नाम है उनका भी, और ऐसे जितने इंडियन लोग होते हैं ना, वो अपना ऑनेस्टली शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी अमेरिका में लगा देते हैं। तो H1B का नुकसान इंडिया को नहीं, अमेरिका को होगा। अब अमेरिका की टेक्निकल कंपनियां हैं, टेक्नोलॉजी की जो कंपनियां हैं, इनको भारी पड़ेगा। अच्छा है इंडियन अपने मुल्क में लगाएं। फिर कहते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ दरअसल कास्ट का मसला होता है, हमारे यहाँ रिजर्वेशन का मसला होता है, हमारे यहाँ ये सब होता है। ये सब एक्सक्यूजेज हैं, चस्के पड़े हुए होते हैं कि यहाँ अमेरिका आना है, यूरोप आना है, और यहाँ फिर इतना ज़्यादा ईमानदारी दिखाएंगे, वफादारी दिखाएंगे कि हम बस, हमसे बढ़ के आपका वफादार कोई नहीं है। लेकिन मुसलमान ये नहीं करता। मुसलमान यहाँ आके सबसे पहले अपना इस्लाम का किला मजबूत करता है, फिर पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान की खिदमत ज़्यादा करेगा। इंडियन ऐसा नहीं करते। तो अब ये H1B वीज़ा पे अगर इंडियन एम्प्लॉयमेंट का मसला होता है तो इंडियन फिर इंडिया में अपना वो यूज़ करेंगे। दूसरा इसका फ़ायदा और कंट्रीज़ हैं ना जो टेक्नोलॉजी में आगे जाना चाह रहे हैं, उनको होगा, क्योंकि अब इंडियन दूसरी मार्केटों की तरफ जाएंगे। इमारात है, कतर, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब है, मलेशिया है, साउथ कोरिया है, जापान है, यूरोप है। फिर अब दूसरी मार्केटें इनको वेलकम करेंगी और फिर इंडियंस के लिए नए अवेन्यूज़ खुलेंगे। तो ट्रंप साहब, लोग कह रहे हैं इंडिया से पक्की दुश्मनी कर रहा है, तो डेफिनेटली इस वक्त
वो दुश्मनी नहीं कर रहा, वो पूरी कोशिश में है कि किसी तरह नरेंद्र मोदी को प्रेशर में लेके अपनी बातें उनसे मनवा सके। अब जैसे कि फ़ोन कॉल का कितना चर्चा हुआ, इतने इसने टैरिफ ये टैरिफ वो, एक कॉल मोदी जी ने नहीं की, उसकी ईगो हर्ट हुई। ये फैसले पे फैसले करता गया कि कहीं तो नरेंद्र मोदी सरेंडर करेंगे, लेकिन उसकी बनी नहीं। फिर मोदी जी की बर्थडे के ऊपर इसने कहा कि मेरी बात हुई मोदी जी से, ये वो, तो मोदी जी ने भी काम की कोई बात नहीं की, बस गुडविल गेस्चर के तौर पे, हाँ जी मोदी जी ये माय फ्रेंड मोदी माय ये वो फलान ढिमकान, डिप्लोमेटिक बात हुई, बात खत्म। मोदी जी ने ज़्यादा लिफ्ट ही नहीं कराई। तो अब इसने कल चाइना के जी जिनपिंग को फ़ोन किया। अमेरिकन डीप स्टेट दुनिया को ये इम्प्रेशन दे रही थी कि हम इंडिया को चाइना के खिलाफ तैयार कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। क्वाड बना और I2U2 बना, जिसमें इजराइल, इमारात, अमेरिका और इंडिया। क्वाड बना जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका वगैरह थे, लेकिन उसका फ़ायदा अमेरिका उठाना चाह रहा था। लेकिन मोदी जी ने कहा कि भाई चाइना के साथ हमारी इतनी लंबी बॉर्डर है, हम पागल हैं जो इनके साथ अपने ताल्लुकात ख़राब करेंगे। चाइना हिस्टोरिकल एक कंट्री है, उसकी एक लंबी हिस्ट्री है, हमारी भी एक लंबी हिस्ट्री है, हम दोनों एक हिस्टोरिकल कंट्री में हैं। चाइना, मॉडर्न चाइना ने ये इन्वेजन करके तिब्बत और उगर और मंगोलिया पे कब्जा किया है। अदरवाइज चाइना भी इंडिया की तरह कहीं बाहर इन्वेजन करने नहीं जाता था। ये चंगेज खान और तैमूर और ये मंगोल गए थे, चाइनीज नहीं गए थे। उल्टा चाइना ने तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई थी कि हमारे ऊपर कोई अगर हमला करेगा तो उसके डिफेंस के लिए। और चाइना कभी उस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से बाहर नहीं निकलता था। आज ये जो कम्युनिस्ट चाइना है, इसने तिब्बत और उगर और मंगोलिया और मंचूरियन और इन पे कब्जा किया है, ठीक है। इसी तरह इंडिया भी कभी बाहर जाके हमले नहीं करता था। अब कहते हैं जी चोला डायनास्टी तो फलां इंडोनेशिया तक थी, फलां थी, वो आप बात कर रहे हैं हज़ारों साल पुरानी। रिकॉर्डेड हिस्ट्री जो अभी मॉडर्न हिस्ट्री है, उसमें इंडिया ने कब जाके कहीं पे हमला किया? अफगानिस्तान पे गए थे महाराजा रंजीत सिंह, तो अफगानिस्तान ने भारत के ऊपर 17 हमले तो खाली महमूद गजनबी ने किए, फिर गौरियों ने किए, खिलजियों ने किए, बलबन ने, पता नहीं कौन कौन आता रहा वहां से भाई। तो वो एक हालत है, जंग थी, उसमें कुछ अरसा अफगानिस्तान पे महाराजा रंजीत सिंह का कब्जा रहा, लेकिन अदरवाइज इंडिया कहीं बाहर जाके हमले नहीं करता था। तो अब चाइना को फ़ोन कर रहा है और जी जिनपिंग से कहा कि जी टिकटॉक पे हमारी डील हो गई और जी मैं अगले साल अर्ली नेक्स्ट ईयर चाइना जा रहा हूँ, मैं जी जिनपिंग से, कोरिया में भी हमारी मुलाकात होगी, वो पता नहीं कौन सी कॉन्फ्रेंस है उसमें, और जी जिनपिंग इसके बाद अमेरिका भी आएगा। ये जो शंघाई कोऑपरेशन की जो मीटिंग हुई ना, उसके बाद इनकी बत्तियां खुल गई। तो इन्होंने ये सोचा कि अब हम भी अपने कनेक्शन चाइना से बढ़ाएं ताकि इंडिया पे प्रेशर पड़े। इसको पता नहीं है कि यार ये मोदी है। मेरी अभी यहाँ पे जिनीवा में एक साहब से बड़ी बहस हो रही थी, उसने कहा मोदी का टाइम हो गया है पूरा। अब देखना बीजेपी भी मोदी के खिलाफ खड़ी हो गई है और मोदी का अब टाइम पूरा हो गया है, और इंटरनेशनल लेवल पे तो मोदी को बड़े बड़े डिप्लोमेटिक लेवल पे एम्बेरसमेंट होती है। उस दिन मोदी जी का बर्थडे था, मैंने ट्विटर खोला, मैंने उनको कहा कि खाली इस ट्विटर पे देख लो दुनिया का कौन सा ऐसा देश है पाकिस्तान को छोड़ के जिसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को बर्थडे की विश नहीं की। मैंने कहा दुनिया के हर मुल्क के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की बर्थडेज आती हैं, इवन ट्रम्प की आती है, पुतिन की आती है। कभी सुना है कि कितने कंट्रीज ने, मतलब यूके के एक्स प्राइम मिनिस्टर भी कर रहे हैं, ऋषि सुनक भी कर रहा है, ये कर रहा है, यूके, फ्रांस, इटाली, अमेरिका का डोनाल्ड ट्रम्प ट्वीट कर रहा है, फ़ोन कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, जापान कर रहा है, मुस्लिम कंट्रीज कर रहे हैं, मतलब कौन नहीं कर रहा? ऐसा तो मैंने कभी किसी का नहीं देखा। तो मैंने उन साहब से कहा, मैंने कहा हाँ जी डिप्लोमेटिक लेवल पे मोदी की बेइज्जती हो रही है। हाँ, तो मैंने कहा कि अंदरूनी तौर पे भारतीयों को पता नहीं है
कि 2014 का इंडिया और आज का इंडिया में कितना फर्क है, तो कौन लाया? तो क्या तुम्हारा मतलब है मोदी वहां पे सड़कें बनाने जाता है, मजदूरी करता है? मैंने कहा लीडरशिप होती है भाई साहब, कुछ समझ में आ रहा है? लीडरशिप होती है, उस आदमी ने लीडरशिप है, उसने गुजरात को पहले बनाया और फिर जब मौका मिला है तो भारत को कहाँ से, मैंने कहा 2014 से पहले का भारत देख लो, डिप्लोमेटिकली कहाँ खड़ा था, इंटरनेशनल अफेयर्स में कहाँ खड़ा था, इंफ्रास्ट्रक्चरल लेवल पे कहाँ खड़ा था, टेक्नोलॉजी में कहाँ खड़ा था, डिफेंस उसमें कहाँ खड़ा था। 2014 से पहले तो साला हेलमेट भी बाहर से आता था, बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी बाहर से आती थी, बंदूक की गोलियां तक बाहर से इंपोर्ट हो रही थी, क्योंकि सब किकबैक्स मिलती थी। मैंने कहा तुम राहुल गांधी को लीडर मानते हो? तो मैंने कहा धिक्कार है तेरे पे। तो यह है कि चाइना को भी अच्छी तरह पता है कि अमेरिका क्या गेम खेल रहा है, और चाइना ने एक बात बड़ी अप्रिशिएट की थी, वो जब देख रहा था ना कि ट्रंप का पहला पीरियड 2016 से 2020, जब मोदी जी भी नए मोदी जी का भी पहला टर्म था उस वक्त, फिर बाइडेन का पीरियड, तो चाइना ने देखा कि अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह चाइना को इंडिया से भिड़ा दे, और उसने अप्रिशिएट किया कि इंडिया ने हमेशा केयरफुल स्टांस रखा, और उसने कहा कि नहीं, इवन गलवान जैसा वाकया होता है जो कि शायद एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, करवाई गई थी, जो भी था, उसमें भी इंडिया ने सबर का दामन नहीं छोड़ा, धकेलो उनको वापस। कांग्रेस क्या कर रहा था, इतने 1000 किलोमीटर कब्जा कर लिया है चाइना ने, हमें बताया जाए चाइना ने इतना। वो भाई साहब कब्जा किया होता तो आज के दौर में कैमरे हर जेब में होते हैं, कब्जा किया होता तो कहीं ना कहीं से प्रूफ आ जाता, जैसे कि भारत ने पाकिस्तान में इतनी जो तबाही मचाई जंग में, तो सैटेलाइट इमेजेस और पूरी आए ना, 6 जहाज गिराने की एक पिक्चर नहीं है इनके पास। तो यह है कि चाइना ने कोई कब्जा नहीं किया था, इनकी फौजें गलवान में आगे बढ़ी थीं, भारत ने उनको धकेल दिया, हथियारों का इस्तेमाल हुआ नहीं था, दस्ती हाथ पांव की जंग हुई थी, फिर लीडरशिप ने इंटरवीन किया दोनों तरफ से, उसको रिकवर करने में उस रिलेशनशिप को कई साल लगे, लेकिन अब वापस वो रिकवर हो रहे हैं, क्योंकि चाइना ने भारत का रवैया देख लिया, भारत की पॉलिसीज देख ली। चाइना और भारत की ट्रेडिंग कितनी बड़ी है, और वो सरप्लस में है चाइना के। तो आम आदमी को गुस्सा आया चाइना पे, उन्होंने बाइकआउट चाइना, अब दिवाली पर हम चाइनीज पटाखे नहीं लेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो सब आम आदमी का वो था। चाइना ने देखा कि गवर्नमेंटल लेवल पे कुछ नहीं हुआ, टिकटॉक पे पाबंदी लगी, छोटे मोटे चीज हुए, लेकिन एंड ऑफ द डे चाइना ने देखा कि भारत से भिड़ना, वो भी अमेरिका के फायदे के लिए, हमारा मकसद नहीं। और फिर एक मेडिएटर प्रेसिडेंट पुतिन जैसा आदमी दोनों को वापस मिला रहा है। तो अमेरिका जितनी प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल कर ले, मतलब चाहे उसको यूरोपियन यूनियन को कह रहा है, इंग्लैंड को कह रहा है कि चाइना और इंडिया पे 100% टैरिफ लगाओ, उन्होंने कहा भाई हम क्यों लगाएं। मसला ट्रंप का ये है कि वो इस बार जो जीत के आया है ना, तो इतना ज्यादा एरोगेंट है, इतना ज्यादा कि अपने आप को किंग ऑफ द वर्ल्ड समझने लगा है। कनाडा को 51 प्रोविंस बना रहे हैं, डेनमार्क का वो ग्रीनलैंड ले रहे हैं, मैक्सिको को ये कर रहे हैं। आने के पहले दिन से जो इसने गंदबाजी शुरू की और दुनिया को अपना एरोगेंस दिखाना शुरू किया, दुनिया अब इससे पीछे हट रही है। दुनिया इसके अपने अलाइज कनाडा, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूरोपियन यूनियन, इंग्लैंड, सब इससे खिलाफ हो रहे हैं। सब कह रहे हैं कि नहीं भाई, ये आदमी भरोसे वाला नहीं है। ये मैं आपको बता दूं कि जितना नुकसान अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप पहुंचा रहा है और कोई नहीं पहुंचाएगा, कोई दुश्मन भी नहीं पहुंचा सकता, इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो अजीज दोस्तों, ये है कि थोड़ा मैं आपको अमेरिका का अपने हालात बताऊं कि ये लड़की की जो पिक्चर है, हॉरिबल वीडियो तुम्हें दिखाने से रहा,
क्योंकि इतनी भयानक वीडियो। ट्रेन में बैठी है, यूक्रेन की लड़की है, और पीछे से एक काला आदमी आता है और इसकी गर्दन काट के चला जाता है। ज़्यादा हॉरिबल चीज़ ये है कि बाकी लोग उठ के चले गए, लड़की की गर्दन कटी हुई है, खून बह रहा है, कोई उसको बचाने नहीं आया। उसको फिर खून ज़्यादा बहने की वजह से सीट से नीचे गिरी, ट्रेन के दरवाजे तक खून चला गया। और वो काला आदमी कह रहा है कि मैंने इसलिए इसको मारा कि ये गोरी है। तो आपको याद होगा ब्लैक लाइव्स मैटर, जब एक गोरे पुलिस वाले ने एक क्रिमिनल जॉर्ज फ्लॉयड को गर्दन पर पांव रख के पीछे इसकी हथकड़ी, क्योंकि वो रेजिस्ट कर रहा था और उसके ऊपर कई केसेस थे और वो क्रिमिनल था, उस पर पूरे अमेरिका में आग लगाई, इवन यूरोप में ब्लैक लाइव्स मैटर। अब जो एक ब्लैक ने वाइट के साथ किया, अगर सपोज ये लड़की काली होती और मारने वाला गोरा होता तो फिर ब्लैक लाइव्स मैटर। तो ये लेफ्ट और कम्युनिस्ट का इकोसिस्टम है ना, ये इस वक्त दुनिया में इतने गंदे खेल खेल रहा है। तो अमेरिका के अपने हालात ही ख़राब हैं। मैं मज़ीद कई चीज़ें हैं मेरे पास। ये लोग यहाँ पे यूएन के सामने 24 घंटे 365 दिन गजा वालों का कैंप लगा हुआ है। अभी पश्तूनों का पीटीएम का प्रोटेस्ट हो रहा था, तो बराबर में यूएन का स्टाफ आके प्रोटेस्ट कर रहा था। तो मैं अपना कैमरा लेके गया, मैंने कहा इनका क्या मसला हो गया। मैंने कहा तुम लोग यूएन के एम्प्लॉई हो? कहते हैं हाँ। तो लड़की को मैंने पूछा, मैंने कहा तुम यहाँ पे किस चीज़ के प्रोटेस्ट कर रही हो? कहती है हमारे स्टाफ पे, यूएन स्टाफ पे हमले हो रहे हैं, उसके खिलाफ। मैंने कहा तुम्हारे यूएन स्टाफ के ऊपर इधर जिनीवा में हमले हो रहे हैं? कहती है नहीं, गजा में हो रहे हैं। इतना गजा गजा हो रहा है। और ये क्रिश्चियन जो हैं सूडान में, उनको ऑर्डर आ गया है कि या तो इस्लाम कबूल करो या सरतम से जुदा। क्या था रैलीव गलीव कश्मीर में जो किया था पंडितों के साथ, इसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे। नाइजीरिया में कितने क्रिश्चियन, डजन्स ऑफ क्रिश्चियन मारे जाते हैं एक दिन के अंदर, उसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे। सीरिया में इनका अपना डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जोलानी, आइसिस क्रिश्चियनों को मार रहा है, दुरूस को मार रहा है, यजीदियों को मार रहा है, इनकी आवाज़ नहीं उठ रही। और ये क्रिश्चियन गजा के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये लेफ्ट और कम्युनिस्ट का जो इकोसिस्टम है ना, वो दुनिया को तबाह, वो बर्बाद कर रहा है। अजीज दोस्तों, मैं यहाँ पे जिनीवा में बैठा हूँ, लोगों को ये इम्प्रेशन जा रहा है कि ये तो स्विट्ज़रलैंड में सैर सपाटे कर रहा है। मैं जिनीवा में ये यूथ हॉस्टल में ठहरा हूँ। एक कमरे में 6 पलंग है, ऊपर नीचे वाली, 3 ऊपर 3 नीचे, डोरमिटोस कहते हैं इसको, क्योंकि 150 पाउंड से कम पे होटल का कमरा, या इवन इस हॉस्टल में भी कमरा 125 पाउंड का है। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, मैं तो अपने खर्चे बचा के आया हूँ इधर। तो मुझे उसने ऊपर की पलंग दी। मैंने उस रिसेप्शनिस्ट को जाकर रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मैं 61 साल का बुढ़ा, मुझे प्रोस्टेट का मसला है, रात में 3-4 बार मुझे टॉयलेट जाना होता है, मैं ऊपर से सीढ़ियाँ उतर के नीचे आऊँगा, अंधेरे में कैसे जाऊँगा, तो मुझे नीचे का पलंग दे दो। तो फिर भी मुझे 2 दिन ऊपर की पलंग पर सोना पड़ा, फिर मुझे ट्रांसफ़र किया और मैं नीचे की पलंग पे आया। बताने का मकसद ये है कि ये जिनीवा का मेरा आखिरी ट्रिप है। अब मैं थक गया हूँ, क्योंकि 61 साल की उम्र में मैं जो जलालत अपने साथ देख रहा हूँ, वो अब तकलीफ़ उठती नहीं है भाई, सीधी सी बात है। ह्यूमन राइट्स का कीड़ा होता है, जब भी जिनीवा का सेशन आता है मेरे अंदर वो कीड़ा, मुझे एनजीओ का फ़ोन आता है, आ जाओ तुम बहुत अच्छा बोलते हो। ओ भाई साहब, बोलने के लिए एनर्जी भी चाहिए। मुझे 1 हफ्ता हो गया, पहले दिन में तौलिया यहाँ देते नहीं हैं, मैं तौलिया लेके आया घर से, वो पहले दिन शावर लेके बाथरूम में तौलिया भूल गया। हर चीज़ एक छोटा सा लॉकर दिया है, उसमें सारा सामान रखो, रोज़ सूट उतार के उधर ऐसे ही डाल देता हूँ लॉकर में, फिर अगले दिन सुबह इनसे इस्त्री मांग के इस्त्री करके पहनता हूँ। कोई अलमारी वलमारी दी नहीं, एक छोटा सा लॉकर दिया, इसमें सारा सामान रखो,
गुम हो जाए तो जिम्मेदारी नहीं। कमरे में 6 लोग होते हैं। तौलिया मैं भूल गया, पहले दिन चोरी हो गया। मैं अगले दिन दुकान में गया यहाँ पे, तो स्विट्जरलैंड है भाई, 59 पाउंड का इतना सा तौलिया, 59 स्विस फ्रैंक और पाउंड एक ही भाव बराबर हो गया। आप लगाएं जरा हिसाब किताब, पाउंड में कितने, वो रुपये में कितने का हो गया, इतना सा तौलिया 59 पाउंड का। मैंने फिर अपनी एक टी शर्ट को तौलिए के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, और लोगों को लग रहा है कि मैं यहाँ पे जिनीवा में एंजॉय कर रहा हूँ। 7 बजे सुबह उठता हूँ, शावर शेव तैयार करके नीचे उतरता हूँ। नाश्ता मिलता है यहाँ पे, नाश्ता करता हूँ। नाश्ता भी क्या है, ब्रेड जैम चीज़ और कॉर्नफ्लेक्स। ये 7 दिन खा खा के अब नाश्ते का भी दिल नहीं करता। नाश्ता करके सूट बूट पहन के भागो फिर यूएन, यहाँ से 10 मिनट की वॉक, फिर ट्राम लो, ट्राम लेके यूएन के दरवाजे पर उतरो, अंदर जाने के लिए 15 मिनट की वॉक, फिर यूएन में इसके आगे जाओ उसके आगे जाओ, सबके आगे अपना केस लेके सबके सामने पेश करो। स्पीच होने वाली है, स्पीच के लिए 3-3 घंटे लाइन में वहाँ पे वेट करो। जब शाम को 6 बजे यूएन से निकलते हैं तो हालत ऐसी टाइट होती है, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं 61 साल का बुढ़ा हूँ, यंग नहीं। तो फिर सबसे सस्ता खाना जो मिलता है डोनर कबाब, वो भी सैंडविच लो तो 11 पाउंड का है। अगर प्लेट लो चावल के साथ तो 25 पाउंड। साथ में अगर आपने पानी की बोतल ले ली 2 पाउंड, कॉफ़ी ले ली 4.5 पाउंड। इतना महंगा शहर है। मैं अपने घर का किराया रोक के इधर आया हूँ। अभी तो मेरे मालिक मकान के रोज़ मुझे जो फ़ोन आ रहे हैं, तो अभी मुझे वापस जाके जो एक क़यामत ख़ैज़ सिचुएशन लंदन मुझे फेस करनी है, तो अब मैं फ़ैसला कर लिया है कि नहीं भाई, क्योंकि अजीज़ दोस्तों की सपोर्ट होती है, लेकिन मेरा अपना है ना इधर, ट्रैवल, होटल, खाना पीना मिला के 1700 पाउंड लग चुका है इस ट्रिप पे। मुझे 670 पाउंड की हेल्प आई है अजीज़ दोस्तों की तरफ से। तो मैं अपना घर का खर्चा काट के, अब मुझे वापस जाके मालिक मकान मुझे बख्श तो नहीं देगा, नया किराया सर पे चढ़ गया है ऑलरेडी। मैं पहुंचूंगा तो 24 तारीख होगी, तो मैं ये किराया कैसे दूंगा, अगले महीने का कैसे दूंगा। तो अब मैंने ये ह्यूमन राइट्स का कीड़ा मेरे से अब नहीं उठता भाई, क्योंकि बड़े हाथ पांव जोड़ लिए कि कहीं से कोई सपोर्ट मिल जाए। आम दोस्तों की सपोर्ट है, लेकिन कितनी है। एक बहुत ही मोहब्बत करने वाले दोस्त हैं, उन्होंने 250 पाउंड भेज दी। बाकी किसी ने 25, 50, 100 की करके तो 670 मुझे इस ट्रिप की मदद मिली है। मेरे अपने जेब से 1030 पाउंड लग गए। तो मुझे अब ये जिनीवा से तो मैं बार बार इसको बाय बाय करता हूँ कि 31 साल का सफ़र यहाँ पे ख़त्म। अब अगली बार मैं मार्च के सेशन में नहीं आऊँगा, क्योंकि अब मेरे से नहीं उठती ये तकलीफ़। और ये है कि ठीक है, हम नहीं होंगे तो कोई और होंगे, कोई ना कोई तो ये सफ़र जारी रखता है। हम नहीं होंगे तो ठीक है, लेकिन तो ये है कि चल रहा है भाई। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्ट।